यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी होते हैं ना, ज़्यादातर अपने आप को इंडियंस ही दिखाते हैं और इंडियंस ही बताते हैं, विच इज़ अ प्राउड फॉर अस। जो हम इंडियंस हैं, हमारे लिए ये चीज़ बहुत प्राउड वाली बात है। तो गाड़ियों की लाइन लग चुकी है, फटाफट से बाइक पे बैठते हैं और फेरी में अपनी बाइक लोड करते हैं। इंडिया में तो बहुत ऐसा ट्रैवल किया है जहाँ पर ऐसे ऐसे विलेजेस में गया हूँ जिनके बेसिकली मुझे कभी नाम भी नहीं पता थे उस जगह पर जाने से पहले, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अपने इंटरनेशनल राइड में भी ऐसा कुछ होगा जिसमें हम लोग ऐसी ऐसी रोड्स पे, ऐसी ऐसी टेरेन्स के ऊपर, ऐसे ऐसे विलेजेस में जाएंगे जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। हमें 7 से 8 महीने लग गए थे पूरी आइटनरी के ऊपर वर्क करते करते, प्रिपरेशंस करते करते, और हमें एक एक लोकेशन का पता था कि हमें इस दिन यहाँ पर होना है, इस दिन वहाँ पर होना है। लेकिन ऐसा इस राइड पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ सुबह आइटनरी के ऊपर वर्क करते हैं, रोज़ हमें देखना होता है कि आज हमें कहाँ जाना है, क्योंकि वेदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूँ इस समय मोल्डे में। मोल्डे पड़ता है नॉर्वे में। आई एम 100% श्योर कि अगर आप नॉर्वे से नहीं हो तो आपने इस जगह का भी नाम भी नहीं सुना होगा। पीछे वो अपार्टमेंट देख रहे हो, कल रात को हमने वहीं पर ही शरण ली थी और बहुत अच्छा अपार्टमेंट था। पूरा वो पूरा अपार्टमेंट हमारा था। लिविंग एरिया में हम लोग आराम से रेस्ट कर रहे थे। ऊपर 2 कमरे थे, कमरों में तो हम गए नहीं, मुझे याद ही नहीं है। रात को शायद 3:30-4 बजे गए होंगे सोने के लिए और सुबह 8:30 बजे उठ भी गए। यहाँ पर एक्चुअली हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिली थी कल, और इतनी अच्छी नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिली थी ना, पर इतना था कि 10 मिनट के लिए खाली नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिली थी और फिर क्लाउड्स आ गए और सारी चीज़ें जो देखने वाली थी वो मिस हो गई। आज की राइड इसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि रोज़ यहाँ पर बारिश हो रही है और हमें जाना है हाई माउंटेन पासेस को कवर करते करते, और हमें कोई आइडिया नहीं पता लग रहा कि हाई माउंटेन पासेस पे बर्फ़ है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट है नॉर्वे की, वहाँ पर अगर आप जाओगे ना तो आपको एक एक रोड का ना लोकेशन दिखता है, फ़ोटो दिखती है और वो क्लियरली लाइव बताते हैं कि यहाँ पर बर्फ़ है रोड पर, यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। लेकिन जो पासेस पे है ना, वहाँ पर कोई भी कैमराज नहीं है, तो हम वो बता ही नहीं पा रहे। इनफैक्ट हम जान ही नहीं पा रहे कि रास्ता है या नहीं है जाने का। ऐसा ना हो हम हाई माउंटेन पासेस पे चढ़े और हम बुरी तरह से फंस जाए, क्योंकि फॉरेन लैंड में हाई पासेस माउंटेन्स पे बाइक चलाना और आगे कुछ पता ना हो, पीछे कुछ पता ना हो, स्टे ऑप्शन गड़बड़ हो सकती है। तो बस बाइक पे सारा सामान लोड करते हैं हम लोग। यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत हैं। एनीवेज, बाइक पे सारा सामान लोड करते हैं, यहाँ से चलते हैं और जो अपनी आज की राइड है होपफुली ऑन द वे बर्गिन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। आई एम श्योर नहीं पहुँचेंगे हम बर्गिन, लेकिन चलते हैं बस। चलो यार, यहाँ से निकला जाए सबसे पहले। चलो आज की राइड स्टार्ट करी जाए भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत हमारी डेस्टिनेशन पे हमें पहुँचाना। और बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम बर्गन की तरफ निकलेंगे। पहले हमारा बहुत लंबा रूट प्लान था। पहले हमने सोचा था कि हम बीच में से निकलेंगे, पूरे माउंटेन पासेस में से निकलेंगे, जब हमारी मेन आइटनरी थी। और वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन है नॉर्वे की, वन ऑफ द मोस्ट। तो वो तो बिल्कुल नहीं जा सकते। फिर हमने डिसाइड किया था कि हम लोग कोस्टल रूट पकड़ेंगे। लेकिन पिछले 5 दिन से यार हम कोस्टल रूट कर करके ना बारिश में भीग भीग के दिमाग ख़राब हो गया। रात को इतने थकावट हो जाती है ना कि देख रहे हो मैं वीडियो भी एंड नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं बचती बिल्कुल भी। और उसके बाद भी एक तीसरा रूट और देखा है हमने, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि फाइनली हम जितना जल्दी हो सके अब हम साउथ की तरफ निकलते हैं और फिर उसके बाद नॉर्वे को करते हैं टाटा बाय बाय। लेकिन उसमें भी अभी बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। लोग तो कह रहे हैं कि यार आप कोस्टल रूट ही पकड़ो, ज़रूर आपको बारिश मिलेगी लेकिन एटलीस्ट आप सेफ़ रहोगे। बिल्कुल आप बिल्कुल कॉर्नर से चल रहे होगे, आपको कहीं कहीं बीच बीच में फेरीज लेनी पड़ेंगी। लेकिन यार बहुत टफ़ है यार, बहुत टफ़ है विंटर्स में बाइक चलाना नॉर्वे में। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि हम लोग इस समय समझो लद्दाख में हैं और हमें जाना है नीचे कन्याकुमारी सपोज़, और बीच में हमें पड़ते हैं बहुत ज़्यादा पासेस, माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े जिस पे बर्फ़ होगी और बारिश है कॉन्टीन्यूसली। रास्ता यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं है कि आप अंदर गलियों से निकल जाओ। छोटी छोटी 2-3 मेन हाईवेज़ ही हैं, एक हाईवे है, एक कोस्टल रोड है। तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं।
चलो कार्ड डाल दिया, प्रोसेस होगा, उसके बाद ऑथोराइज करेगा मेरा कार्ड। प्लीज़ टेक योर कार्ड, प्लीज़ वेट। पंप 1 डाल सकते हैं अब हम। 200 यूरो काट लिए होंगे कम से कम इन्होंने मेरे। टाइम देख क्या है, 12:10। कितने बजे अभी? 11:10, 11:50 की है, 11:50। और यहाँ पर जो है अपनी फेरी आ चुकी है। हम परफेक्ट टाइम पे आए हैं। हमें लगा था फेरी हमारे हाथ से निकल गई, आधा पौना घंटा 1 घंटा रुकना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। अभी ये जो फेरी है हमें मोल्डे से वेस्टनेस लेके जाएगी। ये हमारे आज के दिन में एक पहली फेरी है। अगर हम बर्जिन तक जाने का सोचते हैं ना, बर्गेन तक, तो हमें कम से कम 3 से 4 फेरीज लेनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर टाइम चेंज हो गया है, 9 मिनट खाली रह गए हैं। अभी उनके अंदर गाड़ियाँ हैं, उसको अनलोड करेंगे और उसके बाद अपनी बाइक्स लोड होंगी। और मेरे ख्याल से 35 मिनट्स की फेरी है ये। जस्ट एक फेरी गई है और एक फेरी आ गई है। अभी चार्जेस पता नहीं है क्या है, चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे लगते हैं, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन नॉर्वे में ना आप या तो बाय रोड ऐसे रास्ता ले सकते हो या तो आप ऐसे फेरी ले सकते हो। फेरी रूट सारी जगह अवेलेबल नहीं होती, किसी किसी पॉइंट पे A to B पॉइंट जा सकते हो आप। अगर हमें फेरी मिल जाती ना जिसमें हम पूरा बर्गेन तक चले जाते, तो हम बर्गेन तक बाइक लगा देते फेरी में, भले चाहे 1 दिन लगता, 1.5 दिन लगता, कोई बात नहीं। क्योंकि हमें माउंटेन पासेस दिख रहा होगा आपको वहाँ पर, वो है माउंटेन पासेस। नहीं, पासेस तो नहीं है खैर वो, पर वो माउंटेन्स पे आप देख रहे हो ना, पूरे क्लाउड्स और पूरी बर्फ़ छाई हुई है, तो वो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। अभी बस आ गई है यहाँ पर अपनी फेरी, और इसके बाद जो दूसरी फेरी है वो है 12:10 की। तो ऐसा सीन होता है यहाँ पर। तो गाड़ियों की लाइन लग चुकी है, फटाफट से बाइक पे बैठते हैं और फेरी में अपनी बाइक लोड करते हैं। ओके, स्टार्टिंग में ही लग जाएगी हमारी, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। $1250 GS यहाँ पर लोड कर रखी है। तो ऐसे लोग यहाँ पर लोड करके लेके जाते हैं गाड़ियाँ। 40 NOK फॉर 1 बाइक? 41 ओके, एंड पर्सन इट्स फ्री फॉर पर्सन? ओके, नो चार्जेस फॉर पर्सन। And how much time will it take to reach Veshness? 35 minutes. 35 minutes. Yeah, thank you so much. तो एक्चुअली ये वही बता रहे हैं कि मत करो, लेकिन उनको नहीं पता कि हमारा कोई करने का प्लान नहीं है। एक्चुअली हमें जो भी मिल रहा है ना, वो एक्चुअली जब ऐसा बोल देता है ना कि मत करो, मैं सच बताऊं, लोकल जब बोल रहे हैं ना, तो हमारा को ना थोड़ा सा 19-20 ऐसा लगता है यार, कॉन्फिडेंस है ना, सच बता रहा हूँ, ऐसा होता है जब लोकल से आपको बोलते हैं तो। क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता, हमें रोड नहीं पता, हमें माउंटेन पासेस नहीं पता। उन्होंने बताया कि अभी एक माउंटेन पास आएगा, तो हमने पूछा उनसे कि क्या बर्फ़ है, क्या है, तो उन्होंने कहा आई डोंट नो, चांसेस हैं और हो भी सकता है ना भी हो, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ यहाँ का वेदर ठीक है, आगे पता नहीं क्या होगा। बट कोई बात नहीं, 35 मिनट्स की फेरी है। आप पीछे भी देख रहे हो गाड़ी पे बैठे हैं, लेकिन पीछे 1250 GS जो लोड करी हुई है। तो ये सारी सिचुएशंस होती है जिसको हम चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या होगा। निकल तो जाएंगे जैसे वैसे करके, निकलना चैलेंज नहीं है, लेकिन फंसना सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। देखते हैं। बारिश यहाँ पर बहुत तेज़ स्टार्ट हो चुकी है। आई गेस आपको विंड ब्लास्ट से भी पता लग रहा होगा, पर यहाँ से एंट्री का रास्ता होता है नीचे जाने का। तो ये देखो, ये है कुछ अमेजिंग सा व्यू, और फेरी कितनी तेज चल रही है, ऊपर पता नहीं लग रहा था। तो मैंने कई बार पिछले अपने व्लॉग्स में भी दिखाया है कि ऐसे आप जब फेरी में आते हो ना,
तो लोअर डेक में ना आपको मतलब खाने पीने की भी फैसिलिटीज़ मिलती है और आपको बेसिकली हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। और यहाँ पर इतना वार्म लग रहा है ना, इतना गर्म है, हीटर चल रहे होते हैं यहाँ पर हर जगह पर। बेसिकली घरों में भी किसी जगह पर भी जाओगे आपको अंदर तो हीटर्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें एक आध बाइकर भी मिले जिनकी गाड़ी पे लोड है उनकी 1250 GS, और वहाँ पर जो टिकट चेकर है उन्होंने भी सेम वही वर्डिंग बोली कि भाई जाना है तो ऑलेसेंट तक चले जाना और वहाँ से हो सके तो फेरी पकड़ के आगे निकल जाना। लेकिन आगे फेरी का भी रास्ता नहीं मिल रहा हमें। सब चीज़ें देख देख के हम लोग मैनेज कर रहे हैं, बट फिर भी फेस पे स्माइल है क्योंकि ये मोमेंट जो है लाइफ टाइम चेरिश होने वाले हैं मेरे, कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग थे और ऐसी सिचुएशन में इस चीज़ से निकले। ऐसा कुछ नहीं है कि हम फंस जाएंगे, ऑब्वियसली फंस चुके हैं हम ऐसी सिचुएशन में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे। हमारे पास बहुत ऑल्टरनेट चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई तो हम यहाँ से तो निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ये होगा कि हमारे एक्सपेंसेस फिर बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। जो हमारे ट्रिप का बजट है उसका लगभग 1/4 जो है हमारा इसी में ही हमारा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो वो हमारा बिल्कुल लास्ट मोमेंट होगा जब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश वहाँ तक पहुँचने की है ही नहीं। तो अभी बस फेरी 40 मिनट्स के बता रहे, मुझे लगता है कि 25 मिनट हो चुके होंगे। 15 से 20 मिनट में फेरी हमें अपने पॉइंट पे जो वेस्टनेस है वहाँ पर पहुँचा ही देगी। अचानक से मेरी नज़र गई फॉर अ सेकेंड ना, मुझे डर सा लग गया। मैंने कहा पानी कहाँ से आ गया अंदर, क्योंकि अभी तक हम इतने स्टार्टिंग में फेरी में कभी देखा ही नहीं। तो ऐसा कुछ अंदर ऐसे पानी आता है और निकल भी जाता है। चलो फेरी का जो अपना राइड है वो हो गई कंप्लीट, और लोगों ने बहुत बुरी तरह से डरा दिया हम लोगों को कि आगे बोगन तक तो सोचना भी मत जाने की, बैंड बज जाएगी आप लोगों की। बस जैसे जैसे हम पहाड़ माउंटेन पास की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें दिख रहा है कि छोटी छोटी बर्फ़ की बूंदें जो है ना वो कैमरे पे और वाइज़र के ऊपर पड़नी शुरू हो चुकी हैं। बस पास ऐसा ही हो भगवान करे कि ना बस हम ऐसे जैसे हाईवे पे चल रहे ना चलते रहें, कोई पास ऊपर से ही निकल जाए कहीं लेफ्ट या राइट से, हम बाईपास कर दे उसको। ये लिखा एलिसेंट, क्योंकि ना रोज़ बाइक बर्फ़ में चला, ओह बर्फ़ तो आ रही है भाई, बर्फ़ ही है छोटी छोटी पतली पतली। ऐसा भी नहीं है कि हम चाहें तो आज यहीं पर कहीं पर स्टे कर लें और कल वेदर ठीक हो। ये आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे वेदर जो है वो आगे ख़राब होता रहेगा। इसके लिए हम मतलब एक एक कदम ना हम आगे बढ़ा रहे हैं। धूप है थैंक गॉड। अब हम नीचे उतर रहे हैं ढलान की तरफ, ऊंचाई की तरफ शायद हमने चढ़ दिया काफ़ी देर, अब हम ढलान की तरफ जा रहे हैं। जय माता दी। मुझे रोड दिख रही है पूरी की पूरी डिक्लाइन हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ओके सो अभी हम एलिसेंट में पहुंच चुके हैं जैसा आपको पता ही है, और ये एक बहुत बड़ा क्रूज़ है जो यहाँ से जा रहा है। हम यही पता कर रहे थे कि यहाँ से क्या गाड़ी जा सकती है, बाइक जा सकती है, तो उसने बोला कि नहीं बाइक नहीं जा सकती। हाँ दिखा रहा है मैप पे। सो ये है एलिसेंट, देखना कितना ब्यूटीफुल है। और एंट्री करते ही मुझे इनफैक्ट ना हमें बीच में इंडियंस भी मिले थे, तो उन्होंने भी हमें बताया था कि एलिसेंट ना बहुत खूबसूरत है, तो आप कम से कम एक दिन तो ज़रूर रुकना। तो हमारी आइटनरी में भी था स्टार्टिंग से कि हम एलिसेंट एक दिन रुकने वाले हैं, लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं है अगर वेदर ऐसा रहा तो क्या करेंगे, आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। यहीं पर ही अपनी पीछे बाइक्स खड़ी हुई हैं जहाँ पर हम टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से अभी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि हम कहाँ से फेरी ले सकते हैं
ताकि अगर हमें आगे जाना चाहिए या फिर हम यहीं रुकें। और जो फेरी है ना वो लगभग रात के 1:30 बजे की फेरी है यार, तो 1:30 बजे तक कोई पॉइंट तो बनेगा नहीं, हम रोड पे तो रुकेंगे नहीं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि अगर आज हमें फेरी मिल जाती है, जिसके चांसेस कम है क्योंकि हमने सर यहाँ के सेंटर में कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी, तो उन्होंने भी बोला कि आज की फेरी नहीं है। इनफैक्ट लोड पूरा जितना भी होता है ट्रांसपोर्ट का सारा हो चुका है। आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको शायद वो ऑफलाइन दे देंगे सीट। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें आज ही मिल जाती है सारी मतलब सीट्स मिल जाती हैं, तो हम रात की फेरी लेके जो लगभग 1:30 बजे की है, हम अपनी जो राइड है आगे कंटिन्यू कर देंगे। और इन केस अगर नहीं मिलती तो आज फिर हमारे पास वैसे भी ऑप्शन नहीं है, ऑलेसन तो हम वैसे भी रुकेंगे ही रुकेंगे, होटल तो लेना ही लेना। तो फिर कल का देखेंगे, रात की 1:30 बजे की फेरी मिल जाए। चलो यार, सारे रास्ते बंद हैं, सारे रास्ते बंद हैं, निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। पता कर लिया फेरी, आज मैं आपको डेट बताऊं, आज है 11 तारीख और जो फेरी मिल रही है यहाँ से निकलने के लिए वो मिल रही है 15 तारीख की। अब 3 दिन यहाँ पर क्या करें कोई आइडिया नहीं है। इनके ऑफिस सब कुछ जितना भी है ना 4 बजे बंद हो जाता है। इनकी टाइमिंग यही है, सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक इनकी ड्यूटी होती है। तो 4 बजे तक जितनी भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते थे हमने ले ली। और अभी यहाँ से हमने एक अपार्टमेंट बुक कर दिया है। तो यहाँ से अभी हमने एक अपार्टमेंट भी बुक कर दिया है। और वैसे गूगल मैप्स पे देख रहे थे कि क्या करें, तो यहाँ हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट दिख गया। सोचा चलो वहाँ पर चल लेते हैं। अपार्टमेंट में भी जाके हमें बैठना ही है, यहाँ पर ही बैठ जाते हैं। ये है एक इंडियन, ताजमहल लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तंदूरी ताजमहल रेस्टोरेंट। और अंदर हम अभी गए, हमें लगा कि ये इंडियन रेस्टोरेंट होगा। अंदर पूरे इंडियन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं, ताजमहल की भी फ़ोटोज़ लगी हैं, लोग भी खाना खा रहे हैं। लेकिन हमने अंदर पूछा कि ओनर कौन है, तो वो पाकिस्तानी थे। तो ये यूरोप में मैंने बहुत जगह पर ये चीज़ नोट करी है कि मतलब बहुत लोगों ने, पिछली बार मैंने सीरीज़ में बताया था और इस सीरीज़ में भी अब मैं शायद पहली बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी होते हैं ना, ज़्यादातर अपने आप को इंडियंस ही दिखाते हैं और इंडियंस ही बताते हैं, विच इज़ अ प्राउड फॉर अस। जो हम इंडियंस हैं, हमारे लिए ये चीज़ बहुत प्राउड वाली बात है। ये लोग ज़्यादा अपने आप को नहीं बताते कि ये लोग पाकिस्तान से हैं, जबकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड नाम भी दे सकते थे। लेकिन हमारा अंदर सारी कल्चर के हिसाब से फ़ोटोज़ भी लगी हुई है। पता है, अभी ना आधे घंटे पहले यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी और अभी टाइम लगभग 8 बज रहे हैं। 15 से 20 मिनट स्नोफॉल हुई थी। बस ये है कि बिल्कुल पिघल गई है। तो इसी चीज़ का हमें थोड़ा सा ना डाउट था, अगर आलिसैंड जैसी इतनी नीची जगह पर यहाँ पर अगर स्नोफॉल हो सकती है तो जस्ट इमेजिन कि पासिस पे इस समय क्या होगा। और अभी हम लोग अपनी प्रॉपर्टी में आ चुके हैं, सारा सामान बिखर चुका है। यहाँ पर अपने भाई लोगों का रूम है, ये एक प्रॉपर किचन एरिया है, यहाँ पर पीछे मेरा रूम है। सारा डाटा कॉपी जो है वो होना स्टार्ट हो चुका है। और अभी हम लोगों ने गूगल मैप्स पे खोल के पूरी आइटनरी के ऊपर वर्क कर रहे थे कि कैसे कैसे हम लोकेशंस और कैसे कैसे हम किस किस रूट पे जा सकते हैं। तो उसके ऊपर फिर वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रोज़ का ना अब यही काम हो गया है कि हमें ना अपनी ना लोकेशन जो है फाइनल करनी है कि हमें जाना कहाँ है। और अभी हमने एक रफ प्लान बना दिया है कि कल हम कहाँ जाएंगे, परसों कहाँ जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सेफ एरिया में पहुंच जाएं। तो सारी आज की ना समरी आपको बता देता हूँ। हुआ क्या, हम आलिसैंड इसलिए आए थे कि यहाँ से फेरी पॉइंट से हम अपना बर्गन के लिए निकल जाएंगे, जो कि काफ़ी हद तक साउथ ऑफ नॉर्वे में पड़ जाता है। हमें सारे जो पासेज है वो कवर नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन जो हमें फेरी मिल रही है ना, वो मिल रही है 15 तारीख की और आज है 11 तारीख।
क्योंकि अब जितने भी रोड्स हैं वो बंद हो चुकी हैं हाई माउंटेन पासेस पे। तो जो टूरिस्ट होते हैं ना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और लोकल भी जो प्रेफर करते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम फेरी से ही जाएं। इसलिए इस समय फेरीज पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। इस वजह से अब 11 की जगह 15 को हमें फेरी मिलेगी, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 4 दिन हम एलिसन में करेंगे क्या? तो हमने ये डिसाइड किया कि हम या तो आगे निकलते हैं, कोस्टल रूट लेते हैं, उसमें भी हमें देखना है कहाँ हमें पासेस नहीं मिल रहे, माउंटेन्स नहीं मिल रहे। क्योंकि आज ही अभी आपको मैंने दिखाया ना, एलिसेंट जैसी जगह पे अगर बर्फ पड़ रही है तो जस्ट इमेजिन पासेस पे क्या हाल हो रहा होगा इस समय। बस ये इनका अच्छा है नॉर्वे का कि इनकी ना वेबसाइट है, वहां पर आप जाके जगह जगह पर कैमरेज लगे हुए हैं, आप उसकी जाके लाइव फोटोज ले सकते हो कि यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है, वहां पर बर्फ है, यहाँ पर रास्ता कैसा है। तो जगह जगह पर कैमराज लगे हुए हैं, तो हम उसी को देख के पूरा फॉलो कर रहे हैं अपना रूट मैप। लेकिन सारी जगह कैमरेज नहीं लगे हुए, माउंटेन पासिस पे कैमराज नहीं लगे हुए, तो बस हाईवेज पे लगे हुए हैं। तो हम उसी से एक आइडिया ले रहे हैं। बाकी अभी देखते हैं क्या होगा। बस इतना जरूर बोलूंगा, अगर आप कभी नॉर्वे का प्लान करते हो ना तो समर्स में ही प्लान करना, विंटर्स का बिल्कुल प्लान मत करना। चाहे आप बाइकर हो, चाहे आप कार पे ट्रैवल कर रहे हो। मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मैं उन चुनिंदा लकी लोगों में से हूँ जिनको नॉर्वे विंटर्स में एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। विंटर्स में कोई प्रेफर नहीं करता, ना आने की हिम्मत करता है। हम भी नहीं करते हिम्मत, क्योंकि हमें भी एक्सप्लोर करना था। लेकिन यही है कि मेरे लिए जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मैं समर्स में 50 बार नॉर्वे आ सकता हूं, लेकिन विंटर्स में जो होता है ना, फर्स्ट टाइम एक क्लिक होता है, वो भी सडनली आना हो गया हमारा। तो बस इसीलिए आया, अदरवाइज कभी आऊंगा तो बाय बाइक तो नहीं आऊंगा विंटर्स में, बाय फेरी, कार या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जरूर आऊंगा। क्योंकि नॉर्वे विंटर्स में हेवन लगता है, हेवन। लेकिन समर्स में भी बहुत खूबसूरत है, उसकी अलग खूबसूरती है। बस यही है आज के व्लॉग में। मुझे लगता है जितना मैं आपको चीजें बता सकता था, दिखा सकता था, अपनी जर्नी वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम। ये हमारा अपार्टमेंट आपको सारा दिखा दिया है। इसके चार्जेस हमें बहुत रीजनेबल पड़े हैं। ये 2 रूम और किचन एरिया पूरा अपार्टमेंट है। यहाँ पर लगभग हमने 11,000 रुपए दिए, विच आई थिंक इज वेरी रीजनेबल। नॉर्वे के जितने होते हैं 12, 13, 15, 17, 18,000 रुपए के रूम्स मिलते हैं। लेकिन अभी हमें सारी प्रॉपर्टी ना बहुत सही प्राइस में मिल रही है। तो आज का ब्लॉग जो है मुझे लगता है यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए। किसी भी रीजन से अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो, आपको पता क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूं इस सीरीज के नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, राइट हार्ट, राइट सेफ। दिस इज मी, ड्रीम चेजर, साइनिंग ऑफ।